लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को स्टार्ट किया था और उनकी जो है कुछ एक प्रॉपर्टीज भी देखी थी। तो आज जो है हमारा काम क्या रहेगा, आज हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। और इसी जो है टॉपिक से हमारा जो है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेस है उनको कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं, नाम भी निकल करके आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हम मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं तो इसलिए बार बार जो कई बार वर्ड मैकेनिकल साथ में नहीं लिखा जाता, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख देते हैं। बट एनर्जी के अंदर दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी आती हैं, लेकिन मैकेनिक्स के अंदर जनरली दो ही एनर्जीज की बात की जाती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और उनका सम बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर वर्ड मैकेनिकल एनर्जी भी ना लिखा जाए और सिंपली एनर्जी भी लिख दिया जाए तो भी जो है हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो है लास्ट में एक कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एक डेफिनेशन लिखी थी, या एक जो प्रॉपर्टी लिखी थी कि जो हमारे पास ये इंटीग्रेशन होता था वर्क डन F.dl, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता था एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ and depends on the position of the particle. If F is conservative, तो ये बात हमने जो है लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर भी लिखी थी। बस वहाँ पर हमने देखा था कि F.dl is same for all the paths. It means it is path independent and it depends only on the position, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये है वर्क डन जो है हमारे पास वो एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी एक तरीके से बन जाता है, एनर्जी को उसको पुट कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये वर्क डन जो है केवल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो एक हमारे पास जो है एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, नॉट ऑफ द पाथ। पोटेंशियल एनर्जी भी पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करती है, सिस्टम की पार्टिकल की लगा लो तो पार्टिकल की पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करती है कि जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी या क्या होगी क्या नहीं होगी, जो भी कुछ है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो हमारा वर्क डन भी क्या आ रहा है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये वर्क डन है फॉर दिस टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्योंकि जो है अब ये जो है एक तरीके से ये जो वर्क डन है ये क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगी। और एनर्जी भी कौन सी बननी चाहिए, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है ये वर्क डन, तो ये वर्क डन जो है इक्वल हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इधर वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम लिख रहे हैं एंड इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ इंडिपेंडेंट है और पोजीशन डिपेंडेंट है। और यही प्रॉपर्टी किसकी है, यही पोटेंशियल एनर्जी की भी प्रॉपर्टी है, इट इज पोजीशन डिपेंडेंट। तो ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो दोनों आपस में क्या पुट किए जा सकते हैं, इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस वर्क डन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस।
तो हमने जो 2 पॉइंट लिए थे, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है, और ए से बी तक ले जाने के लिए हमने कुछ वर्क किया था। दैट वर्क फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज दोज 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो हमने वर्क डन निकाला है ये हमने कंजर्वेटिव फोर्स के लिए निकाला। कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे हैं? पोजीशन डिपेंडेंट, ओनली पोजीशन डिपेंडेंट। ठीक है, वर्क डन उनका किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोजीशन के ऊपर। और पोटेंशियल एनर्जी की भी यही जो है खास बात है कि भाई वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, इस वर्क डन को और इस एनर्जी डिफरेंस को, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को। ठीक है, इसको वैसे ऐसे लिखा जाता है कि फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स वी कैन डिफाइन और वी कैन जो है ऑब्टेन ए स्केलर पोटेंशियल फंक्शन सच दैट एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। वो हम जो है नहीं लिख रहे हैं ना, जो है उस टेक्निकल लैंग्वेज में जा रहे हैं ताकि जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो। सिंपल सी बात समझने की है कि ये भी पोजीशन डिपेंडेंट है, पोटेंशियल एनर्जी भी, और हमारा वर्क डन भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली पोजीशन के ऊपर। तो क्यों ना हम इन दोनों को जो है इक्वल पुट कर दें, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को भी और वर्क डन को भी। सिंपल सी लैंग्वेज में इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो हम वही करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमने जो ये वर्क डन निकाला है, वर्क डन जो हमने निकाला है, वर्क डन हमारा क्या है? F dot dl, this is our work done. This must be equal to the change in the potential energy, because in physics we know that if neither of the point is at infinity, then we can define only the potential difference, potential energy difference, not the potential. अगर दोनों पॉइंट में से एक भी पॉइंट इन्फिनिटी पर नहीं है, यानी कि जीरो रेफरेंस लेवल पर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस से डिफाइन करेंगे, ना कि पोटेंशियल। ठीक है, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। फिर से बता रहा हूँ क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है और ये पोजीशन डिपेंडेंट है और ये भी पोजीशन डिपेंडेंट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, या फिर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है उसके लिए जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस फंक्शन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब एक अलग से जो है लेके चलते हैं टर्म, एफ डॉट डी एल को अलग से सोल्व करते हैं। एफ डॉट डी एल कैन बी रिटन एज, ये जो है इसके बाद का स्टेप है, एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू एफ इज एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट डी एल according to Newton's second law of motion, force is mass into acceleration. Further, acceleration is nothing but it is dv by dt dot dl. इस dt को जरा एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्केलर है तो कर सकते हैं। इट विल बी m dv by dv into dl by dt. This is nothing but this is change in position with respect to time, so we can write it as velocity dv dot v. ये जो है हमारे पास टर्म आ गई है। अब इसके बाद जो और इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है हमारा f डॉट dl। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, जस्ट f डॉट dl ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस वाली इक्वेशन को मान लिया हमने, दिस इज सपोज दैट इज आवर सेकंड नंबर इक्वेशन, मान लिया 2 इक्वेशन है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स जो है हमें सोल्व करना पड़ेगा, और इस टाइप का जो मैथमेटिक्स है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के अंदर जो है काफ़ी यूज़ होता है, तो इसको जो है थोड़ी सी हमें अपने प्रैक्टिस में लेकर के आना चाहिए। इसको जो है सोल्व करने के लिए हम एक अलग से जो है स्टेप करेंगे, इसको नोट कर लेना पहले। लेट अस डिफरेंशिएट 1/2 mv स्क्वायर सेपरेटली, काइनेटिक एनर्जी हम सेपरेटली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, this d is for differentiation, we are differentiating this, like it is like d theta dx dy, ऐसे ये d e मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज 1/2 m, इसको लिख सकते हैं v डॉट v, मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके तब v स्क्वायर बनेगा। v स्क्वायर क्या होता है? v डॉट v, v इज वेलोसिटी इज वेक्टर बट देयर डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी, वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ एक स्केलर होता है v स्क्वायर, v स्क्वायर इज स्केलर v डॉट v। अब इसको जो है डिफरेंशिएट करने के लिए हमने 1/2 m विच इज ए कांस्टेंट, इसको तो बाहर ले लिया,
Now it can be differentiate with the product rule. Product rule की हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनने वाला है, फर्स्ट नंबर सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा नंबर सेम और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये आ गया। ये आ जाएगा हमारा m/2 इंटू 2v/dv और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, ये आ गया हमारे पास mv/dv। अब ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो टर्म है इसको देख और इसको देख लो, डॉट का कोई यहाँ पर जो है मायने नहीं है, बिकॉज v और dv की डायरेक्शन सेम होगी तो हम इसको डॉट को हटा भी सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम अपनी स्केलर फॉर्म में चेंज कर देंगे, मतलब अगर डॉट को हटा देंगे तो ये वेक्टर यहाँ से हट जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख दी। तो जो है mv/dv ये हमने निकाल लिया, और ये कहाँ से निकाला है, यहाँ से, इससे differentiation of kinetic energy is equal to this. So we can in equation 2, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें हम mv/dv की जगह पर क्या लिख सकते हैं, differentiation of 1/2 mv², क्योंकि ये और ये क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसी को तो सोल्व करके हमने ये निकाला है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसकी जगह पर ये पुट कर देना इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, F.dl इज इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या लिख रहे हैं, इसकी जगह पर ये लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में इक्वल हैं, सो वी विल रिप्लेस बाय दिस 1/2 mv²। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के स्टेप जो है हमें काफ़ी देखने को मिलेंगे जब हम और डेरिवेशंस कर रहे होंगे क्लासिकल मैकेनिक्स की। और ये केवल जो है फिजिक्स की क्लासिकल मैकेनिक्स ब्रांच के लिए ही नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स हो गई या फिर जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब एक दो जगह और जो है यहाँ पर इस टाइप का जो है मैथमेटिक्स हमें सोल्व करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है कि ये मैथमेटिक्स एक दिन में नहीं तैयार हो जाता, इसके लिए जो है जिन्होंने भी इसको डिस्कवर किया है उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम करके तब जो है ये मेथड निकाले हैं। हमने भी डायरेक्ट जो है समझने हैं, याद रखने स्टेप्स, ठीक है। तो हमने जो है इसको स्टेप को याद रखना है, और इसका कोई तरीका नहीं है, ना कोई लॉजिक है। तो ये जो है हमने यहाँ पर mv/dv को जो है इससे रिप्लेस कर दिया। इससे रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो है अब F.dl इज इक्वल टू दिस हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए F.dl का इंटीग्रेशन, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग होगा। अब इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना था, तो दैट वाज फ्रॉम पॉइंट A to B, हम A से B तक जा रहे थे, ठीक है। हमने लास्ट जो है लेक्चर में देखा था, हम अपने पार्टिकल को पॉइंट A से B तक लेकर के जा रहे हैं, तो और यहाँ पर भी वही है, हमने पार्टिकल को A से B तक लेकर के गए हैं, तो हमारे पास F.dl इज इक्वल टू VA माइनस VB आया। ये इंटीग्रेशन रहेगा फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to, नाउ दिस इज व्हाट इज दिस, मैंने जैसे बताया इट इज लाइक dx dy, डिफरेंशिएशन के अंदर जो हम dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y, थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा। सो सिमिलरली d ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दिस, ठीक है। अगर कोई dx का इंटीग्रेशन करने जाए तो क्या आएगा x, ठीक है। ऐसे ही d ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या बचेगा, इधर तो हमारा चलता रहेगा A to B F.dl इज इक्वल टू 1/2 mv² एंड लिमिट्स आर फ्रॉम A to B। A to B हमारी लिमिट्स हैं, ठीक है। अब इसको जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से सोल्व कर देंगे, और हमारे पास F.dl इज इक्वल टू सम क्वांटिटी आ जाएगा उधर वाले, और अब कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी इसी डेरिवेशन का एक जो है पार्ट है, तो ये बीच में इंट्रोड्यूस कर दो या अलग से इंट्रोड्यूस करके दिखा दो, लेकिन ये दिखाना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारे पास जो है क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में वी हैव F.dl from A to B will be equal to 1/2 mv upper limit, that is VB² minus lower limit MVA². So this is our जो है F.dl is equal to difference of the kinetic energy also. तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, क्यों, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एट पॉइंट बी
और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एट पॉइंट ए। सो दिस इज आवर के बी एंड दिस इज आवर के ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। एंड लेट अस सपोज दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ये इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक है, ये भी ए से बी तक ही है, ए से बी तक ही है, क्योंकि हमने अब ए से बी तक लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो है मुझे यहाँ पर पाथ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हर पाथ के लिए क्या आना है, सेम ही जो है आंसर आना है, वी ए माइनस वी बी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है दोनों की, ए टू बी इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल, इसकी भी एफ डॉट डी एल, ए टू बी इंटीग्रेशन। इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 and 3 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 and 3 वी कैन राइट दैट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के बी माइनस के ए। इसको इधर ले आओ और इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो ये हो जाएगा वी ए प्लस के ए इज इक्वल टू के बी प्लस वी बी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड दिस इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। और हम देख रहे हैं कि दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, मतलब जितनी मैकेनिकल एनर्जी एक पॉइंट ए पर है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पर भी है, और पॉइंट ए और बी अलग अलग पोजीशन पर है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी था, ठीक है। अब बात आती है कि इससे हमें कहाँ से पता लगता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से पता लगता है कि जो है फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगे, इनका नाम पता लगेगा कंजर्वेटिव हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है, पहली बात तो इस कंडीशन के बिना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूफ हो नहीं सकता, और ये कंडीशन जो है केवल और केवल उन फोर्सेस के लिए आती है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, मतलब जिनका वर्क डन जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन द पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि उन फोर्सेस के लिए, जिन फोर्सेस के लिए वर्क डन जो है केवल और केवल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उन्हीं फोर्सेस के लिए एनर्जी कंजर्व होती है। तो ये कंजर्व वर्ड जो है फोर्सेस से नहीं लिया गया, ये कंजर्व वर्ड जो है लिया गया है एनर्जी से। यानी कि एनर्जी जो है, सिंपल सी बात है कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन किन के लिए पॉसिबल है, तो आंसर है मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन जो है केवल सर्टेन टाइप ऑफ फोर्सेस के लिए पॉसिबल है, जिन फोर्सेस का जो वर्क डन है वो केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो दूसरे टाइप के फोर्सेस हैं, यानी कि जिनके लिए कंडीशन नहीं आएगी, ये वाली कंडीशन, यानी जिनके लिए जो है वर्क डन पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उन फोर्सेस के लिए मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व प्रूफ नहीं की जा सकती, इसीलिए उनको हमने रख दिया नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी के अंदर। तो ये है मेन रीजन इनको नाम देने का। इसके पीछे वर्क मतलब कि एक तरीके से वर्क डन की जो डेफिनेशन थी, दो वर्क डन की डेफिनेशन की कि भाई वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल के ऊपर। दूसरा वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ किसके क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर कहीं पर भी वर्ड कंजर्वेटिव नहीं आता। कंजर्वेटिव वर्ड लिया गया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज पॉसिबल ओनली फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्सेस। उन फोर्सेस का नाम क्या रखा गया है, कंजर्वेटिव फोर्सेस रखा गया है। तो जो है इसको हम जो है लाइन में जो है लिख देंगे, ताकि ये जो है ध्यान में रहे। तो कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम इसका से लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी
ये अपने नोट्स में बात डाल लेनी चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी इज पॉसिबल only for special type of forces known as कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो उन फोर्सेस की, जिन फोर्सेस के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पॉसिबल है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पॉसिबल है, उन्हीं फोर्सेस को हमने क्या नाम रख दिया, कंजर्वेटिव फोर्स। और ये किन के लिए, इसके एग्जांपल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल का एग्जांपल कर रखे हैं, इसके भी हम GH1। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए भी एनर्जी कंजर्व होती है, स्प्रिंग फोर्सेस के लिए भी एनर्जी कंजर्व होती है। तो और ये जो है मैग्नेटिक के लिए भी होती है। तो ये जो है एग्जांपल है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स के लिए जो है एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इसलिए वो नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये जो है इस तरीके से हम जो है इसको बताते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो ये नाम आए हैं ये कहाँ से आए हैं, ये इसका ओरिजिन है। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन दिखाना ही कंजर्वेटिव फोर्स का नाम कंजर्वेटिव फोर्स रखा गया है, फोर्सेस का नाम कंजर्वेटिव रखा गया है। और मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन ना दिखाने के कारण जो है क्या रखा गया है, नॉन कंजर्वेटिव रखा गया है। और काइनेटिक एनर्जी तो जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था दैट इज ओनली फॉर ए स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस, वहीं से स्टार्टिंग होती है, फिर वहीं से जो है ये बाद में निकल के आता है जो अभी हमने देखा। तो इसलिए जरूरी है कि इसको जो है इस तरीके से हम समझें, ना कि जो पहले जो हमने जो किया वो भी ठीक है, वो प्रॉपर्टीज की तौर पर हम जो है उनको ध्यान में रखते हैं, लेकिन जो नोमेनक्लेचर है जो हमने इसकी नेमिंग कर रखी है दैट इज ड्यू टू दी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना।